हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और यहाँ पे जो हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ को लेकर के बैच चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनको मैं सोल्व करवाते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं या जिनको क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाए या गूगल पे आप सर्च मारते हैं तो काफ़ी लोगों को मिल भी जाता है क्वेश्चन पेपर, कुछ लोगों को नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे मैं सभी लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन पेपर की बात करने से पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जो मैं आपको लोगों को देना चाहता हूँ कि हमारा जो यूजीसी नेट जेआरएफ का बैच है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अभी जो हमारा नया लेटेस्ट बैच से शुरू हुआ है वो हमारा एनवीएस प्लस में यूपी के अंदर जो अभी टीजीटी की वैकेंसी निकली है संगीत को लेकर के, ये बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। और प्लस में आरपीएससी। जिन लोगों को ये बैच लेना है या कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट है या इच्छुक हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा। आप लोग उसमें ज्वाइन होइएगा और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर के टेलीग्राम ग्रुप के का जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मेरे कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, तो डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं आप क्लास अगर आपको ज्वाइन करनी है तो। अभी फिलहाल एक अपडेट यही थी कि एनवीएस और यूपीटीजीटी को लेकर के हमारा बैच शुरू हो चुका है और काफ़ी बच्चों ने क्लासेज भी ज्वाइन कर ली है। तो जैसे अगर आप लोग चाहते हैं कि उसी बैच के साथ में जल्दी जल्दी से अपना कोर्स कवर कर ले एग्जाम होने से पहले, तो आप अपना टाइम खराब ना करते हुए जल्दी से क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। और एनवीएस और यूपीटीजीटी का जो एग्जाम है वो लगभग 2 महीने के अराउंड अभी सुनने को आया है। ऑफिशियली डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है इनको लेकर के, लेकिन फिर भी इसको देखा जाए तो 2 महीने के आसपास से एक एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो यानी 2 महीने के बाद तो हमारा जो कोर्स रहेगा एनवीएस और यूपीटीजीटी को लेकर के लगभग 1 से 1.5 महीने में जो भी आपका इस एग्जाम में पूछे जाने वाली है, जो इनका कोर्स दिया हुआ है वो सभी मैं आप लोगों को करवा दूंगा लगभग 1 से 1.5 महीने में, लास्ट 2 महीने। ठीक है, यानी एग्जाम जब भी होगा उससे लगभग 10-15 दिन पहले मैं आप लोगों को सब चीज कंप्लीट करवा करके फ्री कर दूंगा। तो उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन लगाइएगा और अपने अच्छे एग्जाम की तैयारी करें और एग्जाम को क्लियर करें। तो मेरी दुआएं हैं सभी के साथ में। जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया, पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ भी मेरी बहुत सारी ढेर का क्या नाम है मेरी दुआएं हैं उनके साथ। और जो लोग नहीं कर बैच लिया है और ऑनलाइन अगर वैसे पढ़ना चाहते हैं कुछ क्लासेज मेरी, तो उनको भी मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ कि अपनी तैयारियां करें और तैयारी में कोई कमी ना छोड़ें आप लोग। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर पूरा कंप्लीट एक कोर्स चाहिए आपको, शेड्यूल कोर्स, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारा कोर्स ले सकते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने यही पेपर सोल्व करवाया था। ये जो पेपर है इसका लगभग क्या बोलते हैं 25 क्वेश्चन प्लस में 75 क्वेश्चन, ये 2 पार्ट बने थे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 25 वाला जो पार्ट है ये जितने भी म्यूजिक के स्टूडेंट है, चाहे वो हिंदुस्तानी म्यूजिक वाले हो, चाहे परकशन के हो, चाहे वो कर्नाटक म्यूजिक के हो, तो ये 25 वाला जो पार्ट है वो सबके लिए कॉमन रहता है, सबको अटेंड करना पड़ता है। उसके अलावा जो 75 वाला जो पार्ट बच जाता है हमारा, इस पार्ट को जो भी 3 मैंने बताए हैं कैटेगरीज, हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटक म्यूजिक और परकशन म्यूजिक, इन तीनों का अपना अपना कोर्स या जो सब्जेक्ट है वो इसमें अलग आता है। तो अब जो आज हम पेपर सोल्व कर रहे हैं, कल की डेट में हमने ये 25 वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, आज हम ये 75 वाला पार्ट करते हैं। देखते हैं कितना टाइम में ये कवर हो पाता है। हो सकता है कि अगर क्लास लंबी हो जाए तो 2 भी क्लास बन सकती है इसकी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये जो पेपर है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो हमारा दिसंबर 2020
और जून 2021 को मर्ज करके जो एग्जाम हुआ था हमारा 2021 में, जो यानी लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था 2021 में जियारा को लेकर के, उसकी क्वेश्चन आंसर की जो प्रॉब्लम है वो सब यहाँ पे मैं सोल्व करवा रहा हूँ कंप्लीट। आपको क्वेश्चन पेपर सोल्विंग के साथ साथ आपको जो भी इनकी क्या नाम है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी मैं देता हुआ चलूंगा, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं सारे क्लियर होते चले। देखो, इसको सोल्व कराने के दो तरीके हैं। एक तो मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिखा करके स्क्रीन पे और डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पढ़ूं, रीड आउट करूं और उसके ऊपर आंसर के ऊपर टिक लगाते हुए चलूं। एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि मैं उनको अच्छे तरीके से एक एक चीज आपको समझाते हुए चलूं कि ये क्यों हुआ, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मेरा जो पैटर्न रहेगा कि मैं एक एक चीज और जो भी आपके कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करवाते हुए चलूंगा। अगर आपको जल्दी करना है तो फिर जल्दी का तो देखो कोई शॉर्टकट तरीका किसी चीज का होता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को फायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा आता है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि सारिका युक्त बोले तो जो पर्दे वाले वाद्य होते हैं, एग्जाम्पल के सितार। गज, गज वाले वाद्य जैसे कि जो गज से यानी बो से बजते हैं। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ किसका, सारंगी या फिर वायलिन। और अवनद में तबला, पखावज, ये हो गए। और सुशीर में बांसुरी। तो ये वाद्यों की यहाँ पे बात की गई है कि सारिका युक्त, गज वाद्य, अवनद वाद्य और सुशीर वाद्य यंत्रों के अनुसार कलाकारों का सही क्रम चुनिए। अब सितार की जब हम बात करते हैं तो ऑप्शन देखते हैं। पहला हमारा इसमें है अरविंद पारेख। अरविंद पारेख जी जो हैं वो सितार बजाते थे, ठीक है, सितार और सुरबहार। डी के दातार जो हैं ये वायलिन बजाते थे। और महापुरुष मिश्र जी जो हैं ये तबला बजाते थे। और रघुनाथ सेठ हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं, 9th जो यूनिट हमारी हुई थी उसमें इनके बारे में भी पढ़ा था। ये किस कला से संबंधित है, बांसुरी से। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा इसका। क्लियर। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर ए होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे लिया हुआ है ए, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित रागों को उनके गायन समय के अनुसार रात्रि से सुबह तक का टाइम चुनिए। ठीक है, यानी रात्रि से सुबह। तो रात्रि से सुबह का जो टाइम होगा वो क्या होगा, वो देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम बिहाग की बात करते हैं। तो इसका टाइम पीरियड है बिहाग रात्रि का सेकंड पैर। बागेश्वरी की बात करते हैं, इसका टाइम पीरियड होगा सेम रात्रि का दूसरा पैर। उसके बाद हम ललित की बात करते हैं, राग ललित। इसका टाइम पीरियड होता है रात्रि का चौथा पैर, ठीक है, या अंतिम पैर हम कह सकते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा बचता है कौन सा, बिलास खानी तोड़ी। इसका टाइम पीरियड है दिन का सेकंड पैर। आप क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है कि निम्नलिखित रागों को उनके गायन समय के अनुसार रात्रि से सुबह तक का टाइम। अब रात्रि का राग कौन सा हो गया, बिहाग हो गया, बागेश्वरी हो गया और ललित हो गया। ठीक है, तो ये रात्रि के हो गए। तो रात्रि का सेकंड
रात्रि का सेकंड, ये रात्रि का फोर्थ यानी अंतिम, और ये दिन का सेकंड, यानी रात्रि से सुबह तक का ये मामला सही चल रहा है। कि इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो आंसर है ये पहला ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पे बोल रहा है कि इनको मैच करवाना है। यहाँ पे ये कलाकारों के नाम दे दिए हैं और यहाँ पे इनके घराने दे दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो राजा भैया पूंछ वाले थे, हमने पढ़ा था जब 9th यूनिट हमने की थी, उसके अंदर ये किस घराने से संबंधित थे? ग्वालियर घराने से। ठीक है, आपको अगर एक के बारे में पता है तो भी आप थोड़ा सा क्वेश्चन के आंसर या उसके जड़ तक पहुंच सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ए का जो है वो 4 किस में दे रखा है। इसमें नहीं दे रखा तो ये नहीं होगा, इसमें नहीं, ए का 3 है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी ए का 3 है ये भी नहीं होगा, इसका ए में 4 है तो ये हो जाएगा। एक तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका हो जाता है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आपको हर एक चीज के बारे में पता हो। कुछ अगर एक आधा नाम अगर मिस हो भी जाता है, आपसे नहीं नया आ जाता है एग्जाम में, तो कोई बात नहीं, कम से कम 2 से 3 नाम आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। अब इसमें बात करते हैं अब्दुल वहीद खां, ये किस घराने से थे? वहीद खां जो थे वो किराना घराने से। और गुलाम मुस्तफा खां किस घराने से थे? सैसवान घराना। अब ये मलुक दास है, ये जैसे कि आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा होगा तो एक थोड़ा नया हो गया आप लोगों के लिए। अब ये बच गए किस घराने के हो जाएंगे? आगरा घराने के। क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4th। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, ये यहाँ पे राग दे दिए हैं, इनको ये इधर हो गया इनके थाट, इन रागों को इनके थाट के हिसाब से मैच करवाना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं। अब देखो, ऐसा अगर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है, अब हो सकता है कि देखो हर टाइप के स्टूडेंट है जिनको इनके सभी रागों के बारे में पढ़ा हुआ होगा, उनको पता भी होगा कि इस तरह का थाट कौन सा होगा। कुछ मीडियम बच्चे भी होते हैं जिन लोगों को नहीं पता होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो एक सिंपल सा एक लॉजिक आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो, पूर्वी जो राग है ये किस थाट से आएगा? पूर्वी थाट से। तो मतलब कि बी का जो है थर्ड किसके अंदर आएगा? बी का फर्स्ट इसमें है, ये भी नहीं हो सकता आंसर। बी का फोर्थ, ये भी नहीं हो सकता। बी का सेकंड, ये भी नहीं हो सकता। बी का थर्ड इसमें है तो ये हो जाएगा। बस क्लियर? अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको, आपका आंसर सीधा आ रहा है यहाँ। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये ट्रिक आप उस समय पे लगाना जब कोई क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाता है कि आप उसमें फंस गए और वो चीज के बारे में आपने पढ़ा नहीं पहले कभी, तो उसके तो फिर आंसर तो निकालना तो पड़ेगा। आप तो एग्जाम में तो फिर ऐसा एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा। बस उस टाइम तो आपको एकदम करेक्ट आंसर आपको दिख जाना चाहिए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो उस समय आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं। लेकिन मेरा तो ये मानना रहेगा कि आपको लगभग हर राग के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा राग, एटलीस्ट थाट तो पता ही होना चाहिए कि कौन सा राग किस थाट में होगा। ठीक है, तो हमारा जो हमीर है वो कल्याण में आ जाएगा। मधुबन में राधिका नाचे आपने सुना होगा, हमीर राग में ही है। उसके बाद झिंझोटी जो है वो हमारा खमाज में आ जाएगा। और सिंदूरा बच गया, ये किस में आएगा? काफी में। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला है 5वां, सॉरी, हाँ, कि 10वीं राग वर्गीकरण। ये 5th यूनिट जब हमारी हुई थी उसमें हमने राग वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। तो 10वीं राग वर्गीकरण था वो भी हमने देखा था। तो इस वर्गीकरण का जो है वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? 10वीं राग वर्गीकरण का तो किस में होता है वो? संगीत रत्नाकर। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राग संधि प्रकाश राग नहीं है? अब संधि प्रकाश की जब बात करते हैं तो संधि प्रकाश क्या होता है?
काफी लोगों को यहाँ पे डाउट होगा कि संधि प्रकाश होता क्या है। संधि प्रकाश का मतलब होता है जब दिन और रात दोनों आपस में मिलते हैं तो वो क्या टाइम जो होता है उनका मिलने का वो क्या होता है, संधि प्रकाश कहलाता है वो। तो ये एक दिन के अंदर जैसे पूरे 24 घंटे होते हैं हमारे, उस 24 घंटे में ये टाइम पीरियड संधि प्रकाश का कितनी बार आता है, 2 बार। 2 बार कब आता है, एक बार तो सुबह, सुबह कब आएगा, जब आपकी रात खत्म होने वाली हो और दिन शुरू होने वाला हो, तो एक वो टाइम पीरियड वो संधि प्रकाश कहलाएगा। और दूसरा कौन सा होगा, शाम का, जब आपका दिन खत्म हो जाता है और रात शुरू हो जाती है। तो जब दिन और रात आपस में मिलते हैं उस टाइम पीरियड को क्या कहेंगे, संधि प्रकाश। संधि मतलब कि अंधेरा, प्रकाश मतलब कि रोशनी। तो जब अंधेरा और रोशनी दोनों मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, संधि प्रकाश। अब इसमें यहाँ पे ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि प्रकाश राग नहीं है। अब अगर आप जल्दी जल्दी के अंदर इस शब्द को अगर भूल गए या इग्नोर कर दिया या पढ़ा नहीं है ना, या मिस हो गया, तो फिर समझ ले कि आपका ये आंसर गलत होना ही है डेफिनेटली। अब सीधी सी बात है कि हमारा जो भैरव है सुबह मॉर्निंग में गाया जाता है, तो ये संधि प्रकाश है। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं मारवा, ये हमारा शाम के टाइम गाया जाता है, तो ये भी हमारा संधि प्रकाश हो गया। उसके बाद हम पूर्वी देखते हैं, तो ये भी हमारा इवनिंग के अंदर यानी शाम के टाइम ही गाया जाता है, संधि प्रकाश में ये भी हो गया। अब बच गया हमारा यमन, तो आंसर हमारा यमन हो जाएगा। और यमन का जो गायन समय है वो क्या है, रात्रि का प्रथम प्रहर। क्लियर। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा 7 कि लोचन ने अपने ग्रंथ राग तरंगिणी में किस तत्व का प्रयोग किया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि लोचन जो है, पहली बात तो ये चीज यहाँ नोट कर लेना कि इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था, राग तरंगिणी। अगर थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को दिमाग में बिठाते हुए चलोगे ना, ये अभी के लिए नहीं कह रहा मैं, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम के अंदर, तो कई बार क्या होता है कि कुछ जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया कि भाई लोचन ने राग तरंगिणी लिखा था ग्रंथ, आगे चल के हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि राग तरंगिणी किस ग्रंथकार ने लिखा था। तो अगर थोड़ा सा दिमाग को खोल के और इन क्वेश्चनों को अच्छे से दिमाग में या आंख कान खोल करके रखोगे ना कि इसमें ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि एक आधे क्वेश्चन आपके ऐसे ही ठीक हो जाए कि आपने अगर पढ़ा है तो ये आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैं पीछे पढ़ के आया हूँ या आई हूँ। ठीक है, तो आप उसमें वापस से जाएंगे, उसको चेक करेंगे तो उसका आंसर भी ठीक हो जाएगा और उसी के बेस पे आगे जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा तो वो भी आप ठीक कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे ये चीज देखने को मिली कि लोचन ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, राग तरंगिणी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लोचन ने अपने ग्रंथ राग तरंगिणी में किस तत्व का प्रयोग किया है। अब वही बात करते हैं किस तत्व का प्रयोग किया है इन्होंने। तो मुकाम, पहला तो मुकाम आ जाता है हमारा। मुकाम जो है ईरानी शब्द है, ठीक है। ये किसका पर्यायवाची है, मुकाम किसका पर्यायवाची है, मेल का ही। मेल किसने दिया था, वेंकटमखी, और भी कई लोगों ने दिया था। और संरचना ये हमने कभी पढ़ा नहीं। उसके बाद बच गया संस्थान, मेल, संस्थान, मुकाम या थाट, ये चारों एक ही नाम है, तो बच गया हमारा संस्थान। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो लोचन जो थे वो ईरान से तो उनका कोई संबंध नहीं था। मुकाम जो है ईरानी शब्द भाषा का शब्द है। मेल जो है वेंकट मखी ने दिया था। और बच गया क्या, संस्थान। संरचना हमने देखा नहीं कभी, इनके बारे में पढ़ा नहीं कि ये संरचना भी बोलते हैं क्या मेल या ठाट को। क्लियर। अब बच गया हमारा संस्थान, ये हमने पढ़ा हुआ है कि मुकाम, मेल या संस्थान या थाट ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है सारे। ठीक है, तो अब संस्थान हमारा बच्चा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का 4 संस्थान। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां
कि इनमें से रात्रि के दूसरे पैर में प्रस्तुत किए जाने वाले राग बताइए कौन से हैं। तो रात्रि के दूसरे पैर में यानी नाइट का जो सेकंड पैर है उसमें कौन कौन से राग प्रस्तुत किए जाते हैं। तो सबसे पहले मारू ब्याह की बात करते हैं तो ये हमारा रात्रि का सेकंड पैर में गाया जाता है। अब मधुवंती की बात करते हैं तो ये हमारा दिन का थर्ड भाग में यानी तीसरे पैर में गाया जाता है। अब जोग की बात करते हैं तो जोग है मेरा फेवरेट राग है जोग, ये रात्रि का सेकंड पैर में गाया जाता है। और वसंत बुखारी की बात करते हैं तो ये दिन का सेकंड पैर में। क्लियर, अभी टाइम हमें पता चल गया। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है एग्जाम में नहीं इस क्वेश्चन के अंदर कि रात्रि के दूसरे पैर में। अब रात्रि के दूसरे पैर में तो एक तो हमारा मारू बिहाग हो गया, एक जोग हो गया, यानी ए और सी। तो ए और सी किस में है, हमारा पहले में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा इसका। क्लियर। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हृदय रमा जो है ये शब्द, इसकी चर्चा किस ग्रंथकार ने की है। अब ये ध्यान रखना हृदय रमा जो है हृदय नारायण देव ने की है। इन्होंने हृदय रमा के नाम से आई थिंक एक शायद कुछ और भी बताया था इन्होंने। हृदय रमा मेरे ख्याल से मेरे को क्लियर एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन इसका मैं कमेंट में आपको पिन करके डाल दूंगा। हृदय रमा के बारे में शायद उन्होंने मेल बताया था, मेल का नाम बताया था हृदय रमा। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि हृदय रमा जो मेल था वो किसका था तो भी हृदय नारायण देव का आप याद रख लेना इसको। तो ये हमारा 9th का आंसर हो जाएगा हृदय नारायण देव। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है 10वां, वह है कि सादरा गान शैली में कौन सी ताल प्रयोग की जाती है। तो सादरा जो है उसमें कौन सी ताल प्रयोग की जाएगी, जपताल। कल भी हमारी इस बारे में बात हुई थी, जपताल जो 25 वाला क्वेश्चन का मैंने पैटर्न करवाया था, जो पेपर करवाया था आप लोगों को, उसमें जपताल के बारे में भी डिस्कशन हुआ था हमारा कि जो जपताल है वो किस किस संगीत की कलाओं के साथ में प्रयोग की जाती है। जो उस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक भी थी, मैंने बताया था कि इसमें जपताल भी आंसर होना चाहिए। काफी लोगों ने इसका आंसर जपताल के साथ में भी दिया होगा। अगर आप लोगों को अगर ये चीज नहीं पता है तो आप पहले वाली क्लास जरूर देखें, उसमें से भी कई सारी चीजें इसमें रिपीट होकर के आ रही है, तो वो देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी आराम से। ठीक है, तो जपताल के बारे में मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में बात ना करते हुए, आप जो पिछली क्लास हुई थी जो पेपर सोल्व करवाया था मैंने 25 क्वेश्चन वाला पैटर्न है ना, उस क्लास को देख लीजिएगा और इसको सोल्व करें, देखें तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सादरा में कौन सी प्रयोग की जाती है ताल, जपताल। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाफिज अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संयोजित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि हाफिज अली खान। अब 9th यूनिट के अंदर भी एक चीज आप लोगों ने देखी होगी कि काफी लोग कलाकारों को हाफिज अली खान सम्मान मिला हुआ था। अब इसके बारे में भी हमारी डिटेल में बात हुई थी। तो ये इसके हाफिज अली खान जो है इसके पुत्र का नाम क्या था, इनके पुत्र का नाम था अमजद अली खान। अमजद अली खान, कुछ ध्यान आया होगा अमजद अली खान का नाम सुन करके। 9th यूनिट में भी पढ़ा था अमजद अली खान के बारे में। और इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था अमान अली बंगस, ठीक है, और दूसरे का नाम था अयान या अथान अली बंगस। ठीक है, और ये किस घराने से बिलोंग करते थे सभी लोग, चेन या बीनकार। अब अमजद अली के नाम से आप लोगों को पता चली गया होगा कि किस क्लास से संबंधित थे।
सरोद। तो इसमें एक नई चीज मैं ये भी बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो अमजद अली खां के जो पुत्र थे, ये जो है इनकी 9वीं पीढ़ी है जो सरोद बजा रही है। ठीक है, इसको आप ध्यान कर लेना, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। और 9th यूनिट जब मैंने करवाई थी तब मैंने आप लोगों को एक फोटो के साथ में भी इनके बारे में दिखाया था, अमजद अली खां के बारे में, जो कपिल शर्मा के शो में भी ये आए थे। आप वो शो भी देख सकते हैं, और ये इनके दोनों जो पुत्र हैं ये भी उस शो में आए हुए थे। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अब अमजद अली खां कौन है और इनके पिता का क्या नाम था, हाफिज अली खां। इनके नाम पे अवार्ड भी चलते हैं। तो ये किस क्लास से संबंधित थे, सरोद। क्लियर। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा 12वां संगीत रत्नाकर में कितने विकृत स्वर दिए गए हैं। अब संगीत रत्नाकर में विकृत स्वर कितने होंगे, तो ये आप तब आइडिया लगा सकते हैं जब आप लोगों को ये पता होगा कि संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है इसमें टोटल कितने स्वर हैं, कितने स्वर बताए गए हैं। तो ये हमारी जब स्वर का जो हमारा लेक्चर हुआ था स्वर के बारे में, उस टाइम पे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्होंने कितने स्वर बताए थे टोटल। कुल इनके थे 19 स्वर। क्लियर। अब 19 स्वर में से 7 जो स्वर हैं वो शुद्ध स्वर हैं। सभी ने 7 शुद्ध स्वर बताए हैं, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, ये कॉमन बेसिक सी बात है। तो 19 में से जब आप 7 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 12, इतना ही बचेगा ना। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। हाँ ठीक है, हाँ 7 कम करेंगे तो 12 बचेगा। तो 12 हमारे कहाँ पे है, ये हो गया। तो ये हमारे विकृत स्वर हो गए। क्लियर। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा राग गुणकली के मध्य सप्तक के। अच्छा जी, तो गुणकली हमारा भैरव ठाट में आता है। इसके मध्य सप्तक के रे को सा मानकर ता सप्तक के रे तक आरोह करने से कौन से स्वर प्राप्त होते हैं। चलो जी, गुणकली के बारे में एक बार देख लेते हैं। ये हमारी मूर्छना का क्वेश्चन आ गया है। जिन्होंने मूर्छना की क्लास देखी थी तो इसको आप वो बच्चे आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुणकली जो है किस थाट में आएगा और इसमें लगने वाले स्वर कौन से हैं। तो मैं इसके स्वर लिख देता हूं गुणकली के। सा रे भैरव थाट से है। ये ओडव जाति का राग होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राग गुणकली के स्वर। अब इसमें क्या बोला गया है कि गुणकली के मध्य सप्तक के रे को सा मान के। अब इस रे को हमने क्या मान लिया, सा। लेकिन इसको सा मानने से पहले एक बार इनके बीच की दूरी हम निकाल कर देख लेते हैं कितनी आती है। कोमल रे से शुद्ध रे, शुद्ध रे से कोमल गा, सॉरी, कोमल रे से शुद्ध रे, शुद्ध रे से कोमल गा से शुद्ध गा, और शुद्ध गा से मां। यानी कितना अंतर आ गया, 2 टोन का। अब मां से पा की दूरी कितनी है, मां से तीव्र मां और तीव्र मां से पा, यानी पूरी 1 टोन की दूरी आ गई। उसके बाद पा से कोमल धा की दूरी अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगी, पा से कोमल धा, तो ये आ जाएगी 1 सेमी टोन। और कोमल धा से ता सप्तक के सा की दूरी कितनी आ गई, कोमल धा से शुद्ध धा, शुद्ध धा से कोमलनी, कोमलनी से शुद्धनी, और शुद्धनी से ता सप्तक का सा, यानी 2 टोन की दूरी आ गई। क्लियर। और ये दूरी जो बच गई ये कितनी है, सा से रे के बीच की 1 सेमी टोन। तो अब हम रे को सा मान लिया। अब सा से हम 2 टोन आगे चलेंगे। ठीक है, सा से 2 टोन आगे चले तो क्या स्वर आएगा हमारा, सा से रे और रे से गा। क्लियर। अब गा के बाद हम ये 1 टोन आगे चलेंगे। तो गा से 1 टोन आगे चले तो क्या आ गया हमारा,
गा से माँ और माँ से तीव्र माँ। क्लियर। अब माँ से तीव्र माँ से एक सेमीटोन आगे चलेंगे, तो तीव्र माँ से एक सेमीटोन आगे चले तो क्या आ गया, तीव्र माँ के बाद पा। अब पा के बाद हम क्या करेंगे, दो सेमीटोन आगे चलेंगे, तो पा से धा और धा से नी। क्लियर। अब नी से हम क्या करेंगे, एक सेमीटोन आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, ता सप्तक का सा। तो ये हमारा बन गया सा गा तीव्र मा पा नी सा। तो ये किस में आएगा हमारा, सा, इसमें तो कोमल गा दे दिया, तो मतलब कि ये हमारा नी होगा, सा गा मा तीव्र पा नी सा। तो ये हमारा हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी पर मैच करवा लेते हैं। इसमें कोमल था, कोमल नी दे दिया, तो ये भी हमारा नहीं होगा। इसमें भी हमारा कोमल गा कोमल नी दे दिया, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13 का सेकंड। ठीक है। अब ये हो सकता है कि एग्जाम में और थोड़ा घुमा करके पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन को कि राग गुणकली के मध्य सप्तक के रे को सा मान करके और ता सप्तक के रे तक आरोह करेंगे तो कौन से राग का आरोह प्राप्त होगा। अगर इस तरह घुमा दिया जाता तो आप क्या करते, तो ये जो है राग मारू बिहाग, मारू बिहाग जो है उसका आरोह, उसका आरोह हमें यह प्राप्त हुआ। ठीक है। सा गा तीव्र मा पानी सा। क्लियर है। आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, जिन्होंने मूर्छना की क्लास अटेंड की थी जिन बच्चों ने, तो ये आप इजीली इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 इसमें दिया हुआ है कि अमीर खुसरो ने संगीत के किन सांगीतिक विधाओं की रचना की थी। अब इनका नाम आ गया है संगीत के बारे में अमीर खुसरो का। अब हम बात करते हैं कि नक्श ओ गुल। चलो मैं एक बेसिक स्टूडेंट की तरह आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। मैंने भाई ये नहीं पढ़ा, मेरे को नहीं पता इसके बारे में। कोल ये भी मैंने कभी नहीं पढ़ा हुआ, इसके बारे में नहीं पता। कलबाना ये भी क्या होता है, मेरे को इसके बारे में नहीं पता। टप्पा ये पढ़ा हुआ है। टप्पा की रचना किसने की थी, हमने पढ़ा था मियां सोरी ने। क्लियर। यानी टप्पा की रचना मियां सोरी ने की थी, तो इसका मतलब टप्पा का जो रिलेशन है वो अमीर खुसरो से कोई रिलेशन नहीं है। तो टप्पा यानी डी जहां ऑप्शन में होगा तो उसको हम काट देंगे। डी इसमें है पहले में, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद डी इसमें नहीं है, डी इसमें, ये भी कट गया, डी इसमें, ये भी कट गया। अब बच गया क्या हमारा आंसर, ये सेकंड ए बी सी। क्लियर। तो यानी ए बी और सी इन तीनों सांगीतिक विधाओं की रचना किसने की थी, अमीर खुसरो ने। आगे आंसर आपका निकल के, बस एक चीज अगर आपको पता थी तो आपने आंसर निकाल लिया। तो ये चीज है कि ये थोड़े स्मार्ट तरीके होते हैं निकालने के। थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चनों को देख के आपको घबराना नहीं एग्जाम में कि इसका आंसर क्या होगा, मैंने तो ये कभी देखा नहीं है ना। अभी मैं आप लोगों को सोल्व करके बता रहा हूँ, मैं रियली सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि ये तीनों नाम मैंने आज तक कभी नहीं पढ़े। ठीक है। मेरे सामने नए नाम है, तो ये मैं आज पहली बार इनको देख रहा हूँ कि ये क्या होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया कि मेरे को टप्पा के बारे में पता था, एक ऑप्शन के बारे में पता था, आप श्योर हो उसको लेकर के, तो उसके बिहाफ पे आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो ये एक स्मार्ट तरीके होते हैं आंसर निकालने के। तो ये हमारा 14 क्वेश्चन था। उसके बाद बढ़ते अपने 15 क्वेश्चन के ऊपर। इसमें दिया हुआ है 15 में राग विभास में मध्य धा को सा मान करके मंद सप्तक के धा तक अवरोह करेंगे तो कौन से स्वर प्राप्त होंगे। फिर से हमारा मूर्छना का क्वेश्चन आ गया है। तो राग विभास आप लोगों को पता होगा, ये भैरव थाट से आता है हमारा। और विभास के स्वर क्या होते हैं हमारे, सा कोमल रे गा पा कोमल धा और सा, ये हमारे विभास के स्वर हो गए। अब इसमें इन्होंने बोला है कि विभास का मध्य सप्तक का जो धा है वो, अब ये हमारा मध्य सप्तक का धा हो गया। इसको हम क्या करेंगे, सा मानेंगे। ये क्वेश्चन में इन्होंने बोल दिया कि इसको आप सा मानो, है नहीं। सा मान करके, ये सा मान करके मंद सप्तक के धा तक,
तो मंदर सप्तक का धा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये मंदर सप्तक का धा हो गया हमारा। ठीक है, तो मंदर सप्तक के धा तक अवरोह करने से कौन से स्वर प्राप्त होते हैं, हम अवरोह करते हैं। चलो तो इसको हम मान लेते हैं ये ता सप्तक का सा हो गया हमारा, अवरोह हमें करना है तो राग विभास के मध्य धा को सा मान करके, तो इसको सा मान करके जब हम अवरोह करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे स्वर क्या निकल के आ गए, पहले इनकी दूरी निकाल लेते हैं। दूरी इसकी आ जाएगी धा से पा, कोमल धा से पा की दूरी कितनी आती है, कोमल धा से पा की 1 सेमीटोन, और पा से गा की, पा से गा की दूरी हो गई हमारी, पा से नीचे आएंगे तो तीव्र मा, तीव्र मा से शुद्ध मा, और शुद्ध मा से शुद्ध गा, यानी हमारी 1.5 टोन आ गई। उसके बाद हम फिर गा से और कोमल रे तक जाएंगे, तो गा से नीचे आएंगे तो हमारा कोमल गा, फिर हमारा शुद्ध गा, फिर कोमल रे, फिर हम यहाँ फिर से हमारी 1.5 टोन आ गई। और कोमल रे से सा की तरफ आएंगे तो कितनी दूरी आ जाएगी, 1 सेमीटोन, और सा से कोमल धा की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, सा से नी, नी से कोमल, नहीं है सा से शुद्ध नी, शुद्ध नी से कोमल नी, कोमल नी से शुद्ध धा, शुद्ध धा से कोमल धा, यानी 2 टोन आ गई हमारी दूरी। क्लियर। शुद्ध रे से मैं एक बार वापस से चेक कर लेता हूँ कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया है। हाँ ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा सा हो गया। सा से 1 सेमीटोन आगे चलेंगे, एक सेकेंड, हाँ सा से 1 सेमीटोन नीचे की तरफ चलेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 सेमीटोन नीचे की तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, शुद्ध नी। क्लियर। अब शुद्ध नी हो जाएगा तो उसके बाद शुद्ध नी से 1.5 टोन नीचे की तरफ चलेंगे तो शुद्ध नी से कोमल नी, और कोमल नी से शुद्ध धा, और शुद्ध धा से कोमल धा, ये 1.5 टोन नीचे आ गए हम। अब कोमल धा से आने के बाद फिर से हम एक बार 1.5 टोन नीचे की तरफ चलेंगे, ये दे रखा है यहाँ पे, तो कोमल धा से क्या आएगा हमारा, पा, और पा से तीव्र मा, और तीव्र मा से शुद्ध मा, ये हमारा शुद्ध मा आ गया। उसके बाद शुद्ध मा से हम 1 सेमीटोन फिर नीचे चलेंगे, तो मा से 1 सेमीटोन नीचे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, गा, और गंधार से हम 1 या 2 टोन, 2 टोन नीचे जाएंगे तो गा से कोमल गा, कोमल गा से रे, रे से कोमल रे, और कोमल रे से सा, तो ये हमारा सा आ गया। ठीक है, तो क्या स्वर बन गए, सा गा मा कोमल धा नी सा। फिर इसको हम अवरोह कर देते हैं, इसका अवरोह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सा नी कोमल धा मा गा सा। अब ये स्वर किस ऑप्शन में मिल रहे हैं हमारे, ता सप्तक का सा, ये हमारा कोमल नी, नहीं कोमल नी तो हमारा है नहीं तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हमारा सा, फिर यहाँ पे कोमल नी, नहीं ये भी नहीं होगा। अगला है सा नी कोमल धा मा गा सा, हाँ ये हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, 3rd। चौथा भी देख लेते हैं एक बार, सा नी, हमारे यहाँ पे कोमल धा होना चाहिए तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 15 का सी आ जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो जिन्होंने मूर्छना की क्लास ली है तो वो लोग इसको आराम से कर सकते हैं।
मैं आराम से इन चीज़ों को खोल करके समझा रहा हूँ, वरना मैं क्या नाम है 15 क्वेश्चन था, इसको रीड आउट किया, इसको धा मान करके ये करेंगे और वो करेंगे तो क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट इस पे क्लिक कर देता कि आंसर ये होगा, आप लोग देखते रहना, बस मेरा काम खत्म। ऐसा नहीं है, मैं आपको एक एक चीज खोल करके समझाते हुए चल रहा हूँ। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा 16। तो 16 में क्या बोला गया है कि प्रबंध की निम्नलिखित जातियों में प्रयुक्त अंग के अनुसार सही आरोही क्रम चुनिए। तो प्रबंध की जब बात हो गई है यहाँ पे, तो प्रबंध की किस चीज के बारे में बात की है? अंग। तो प्रबंध के जो अंग है वो कौन से हैं? ये हमारा आंसर हो जाएगा मेदिनी, आनंदनी, दीपनी, बावनी, तारावली। क्लियर? मैंने प्रबंध जब आप लोगों को पढ़ाया था उस टाइम पे एक बात बताई थी कि प्रबंध जो है हमारा, इसकी धातु जो है वो कितनी होती है? 4। दूसरी चीज क्या बताई थी मैंने? अंग कितने हो जाते हैं? अंग 6। ठीक है। प्रबंध की 6 अंग, और लास्ट में हमारी ये क्या थी? जाति। तो ये कितनी हो जाएगी? 5। क्लियर? तो ये 5 कौन सी है हमारी? मेदनी, आनंदनी, दीपनी, भावनी और तारावली। तो इसमें एक चीज मैंने ये भी बताई थी कि इनके भाग होते हैं, जैसे कि मेदनी के कितने हैं? 6, 5, 4, 3, 2। ये भी मैंने आप लोगों को क्लास में समझाया था। क्लियर? तो ये क्या है इनकी जातियां? कितनी है? 5। अब 4 धातु कौन सी बताई थी मैंने आप लोगों को? उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव और आभोग। ये 4 हो गई थी। अंग कौन कौन से बताए थे? स्वर, विरुद्ध, तेनक, पद, पाठ और ताल। और 5 जातियां कौन सी हो गई? मेदनी, आनंदनी, दीपनी, भावनी और तारावली। और ये भी इन्होंने क्या बोला यहाँ पे? प्रबंध की जातियों के प्रयुक्त अंग को के अनुसार सही आरोही क्रम। आरोही क्रम अगर किसी ने आगे पीछे याद कर लिया तो समझो कि इस क्वेश्चन में मार खा गया। उस टाइम भी मैंने समझाया था कि आप इसको सिस्टमेटिक एक सीरीज वाइज याद कर लेना, इसको आरोही क्रम से एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपके सामने आ गया है, आप इसको देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 17। ये यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन है? अब 6 यूनिट के अंदर मैंने ये वाला पॉइंट आपको करवाया भी था। काफी जो है हमारी क्या बोलते हैं हिस्ट्री को लेकर के, हिस्ट्री टू द स्टडी म्यूजिक या हिंदुस्तान ऑफ म्यूजिक या इंडियन म्यूजिक ऑफ, ऐसे करके काफी सारी बुकें जो है इंग्लिश में मैंने आप लोगों को लास्ट में लिखवाई भी थी। इन बुकों को आप लोग लिख लेना। और जिसमें ये एक बुक का भी नाम वहां पे शायद मेंशन था, आप लोग अपने नोट्सों में देख सकते हैं, जब 6 यूनिट मैंने वहां पे करवाई थी। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा कि क्लीमेंट्स। क्लियर? तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा 18। 18 में पूछा गया है कि ध्रुव, निस्सारक एक ताली किसके प्रकार है? अब ये थोड़ा पढ़ा हुआ तो लग रहा है, अब ये किसके हो सकते हैं? तो हमने प्रबंध पढ़े थे। अब प्रबंध के अंदर हमने देखा था कि क्या नाम है, एक तो हमारे सूड थे, सूड, सालक। ठीक है। सूड की बात हुई थी हमारी, सालग। वो सूड जो थे वो हमारे 2 प्रकार के थे। 2 प्रकार कौन से? एक तो थे हमारे क्या बोलते हैं, शुद्ध सूड, और दूसरा कौन सा था हमारा? सालक सूड।
तो जो ये सूद है हमारा, ये दो प्रकार का यहाँ पे बताया था मैंने, सूद और सालक। अब थोड़ा सा याद आया होगा आप लोगों को, बेशक नाम ही नहीं याद आ रहे हो, लेकिन इतना आप लोगों को पता होगा कि शुद्ध सूद जो है वो कितने थे हमारे, 8, और सालक सूद कितने थे, 7। उस टाइम पे भी मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था कि इनको देख लेना, याद कर लेना, है ना। एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं लास्ट टाइम पे भी, और हो सकता है अगली बार भी पूछ ले, है ना। थोड़ा सा और मैं डिटेल में बताऊं आपको, थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा। प्रबंध के जब बारे में जब हमने पढ़ा था, तो इनको ना प्रबंध को 3 वर्गीकरण में डिवाइडेशन किया था इनका। तो एक सूड, और दूसरा आई थिंक आलिक्रम था, और तीसरा था शायद विपीकरण। हाँ यही था मेरे ख्याल से, ठीक है। तो सूड के 2 प्रकार थे, ये मैंने बता दिया आपको, क्लास में भी आपको समझा दिया था। आलिक्रम के कितने प्रकार थे, 24 प्रकार, और विपीकरण के कितने प्रकार थे, 36 प्रकार। ये शायद मैंने नहीं बताया वो क्लास में, तो आप इसको नोट कर लेना। अब शुद्ध सूड जो थे हमारे 8, ये कौन कौन से थे, मैंने आप लोगों को बताया भी था। शुद्ध सूड कौन से थे, इनके बारे में मैं यहाँ लिख देता हूं। शुद्ध सूड थे हमारे एला, करण, ढेंकी, वर्तनी, जोबंड, लंत, रास और एकताली। हो गए हमारे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 किस क्या थे, शुद्ध सूड थे। अब सालक सूड हमारे कौन से हो जाएंगे, ध्रुव, मध्य, प्रतिमध्य, निस्सारुक, अड, रास और एकताली। ये 8 हो गए और ये 7 हो गए। अब देखो इसमें क्वेश्चन को, ध्रुव और निस्सारुक एकताली किसके प्रकार है, ध्रुव, एकताली और निस्सारुक, ये किसके प्रकार हो गए, ये 7 प्रकार किसके हैं, सालक के। आपका आंसर क्या आना चाहिए, सेकेंड। आया समझ में। अब इतनी गहराई में आप लोग गए नहीं होंगे, अगर जो बच्चों ने ये चीज कर ली है तो उनका तो ये क्वेश्चन ठीक हो गया होगा। अगर नहीं गए तो ये थोड़े आपके लिए आप समस्या बन गई इस चीज को लेकर के। तो इसलिए मैं आपको बोलता हुआ आ रहा था कि इनको करते हुए चलो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो अभी भी टाइम है, इनको कर लो। इसीलिए मैं ये चीजें खोल करके समझा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको वापस से नोट्स ना खोलने पड़े, और थोड़ा सा आपके अगर बढ़ा भी हुआ है, थोड़ा भी अगर आप लोगों ने देखा है, तो ये चीजें यहाँ पे आपके क्लियर करवाते हुए चल रहा हूँ मैं। क्लियर। तो ये हमारा 18 क्वेश्चन था, जिसका आंसर हमारा क्या आएगा, सेकंड, सालक सूड। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 हमारा है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना विलायत हुसैन खां द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं, विलायत हुसैन खान ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी, संगीतज्ञों के संस्मरण। अब ये ग्रंथ अगर आपने कभी पहली बार अगर आप लोग देख रहे हैं, तो आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना। विलायत हुसैन खान ने इस ग्रंथ की या इस बुक की रचना की थी, कौन सी, संगीतज्ञों के संस्मरण। ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा 20। तो इसमें अभिकथन और आशासन ओरिजिन वाला क्वेश्चन दे दिया आखिर से। तो देखते हैं इसमें क्या इन्होंने बोला है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारा अभिकथन जो ये है,
इन्होंने बोला है कि जो बिना संघर्ष के स्वयंभू रूप से उत्पन्न होता है उसे अनाहत नाद कहते हैं। जो बिना संघर्ष के स्वयंभू रूप से उत्पन्न होगा, यानी जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हम अपने कान बंद कर लेते हैं तो उसमें पी पी की या सै सै की आवाज सुनाई देती है, ठीक है, तो वो स्वयंभू रूप से वो जो उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, अनाहत नाद। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही हो जाती है। दूसरी बात ये है कि ये अनाहत नाद की, जो ये अनाहत नाद है ये संगीत उपयोगी नहीं होता। ये भी बात सही लग रही है। तो यानी अब आंसर क्या आना चाहिए, दोनों चीजें सही है और ये अनाहत नाद का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर जो है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। इसके बाद चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला हमारा 21। इसमें इन्होंने बोला है, वैसे मेरे को इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है, बाकी देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे दे दिया हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक की कुछ चीजें जो संगीत कला के बारे में, और ये दे दी यहाँ पे कर्नाटक म्यूजिक की, कि हमारी यहाँ हिंदुस्तानी म्यूजिक वाली जो चीज है उसको कर्नाटक में किस नाम से बोला जाता है। तो सबसे पहले अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो वही वाला ट्रिक अपनाओ कि एक नाम अगर आपको इसमें ऐसा मिलेगा जिसमें आप तुरंत चुटकियों में पहचान जाओगे कि हाँ इसको कर्नाटक संगीत में ये बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तराने की। तराने को क्या बोलते हैं, तिल्लाना। सिंपल था ये, सबसे सिंपल और शॉर्ट। तो बी का 4 किस्में दिया हुआ है, ये हम देखते हैं ऑप्शन में। बी का 4 किस्में है, बी का इसमें 2 है, ये नहीं होगा। बी का 3 है, ये भी नहीं होगा। बी का 4 इसमें दे रखा है, बी का 1 इसमें, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्लियर। तो अब इसमें आगे क्या दिया हुआ है कि ए का 3 हो जाएगा, ए का 3। चलो ठीक है, ये बात मान लेते हैं। आगे है सी का 1, ठुमरी को पदम। ये वाली चीज मेरे थोड़ी पची नहीं है। ठुमरी को तो जावली बोलते हैं। अभी क्वेश्चन इन्होंने गलत दे दिया एग्जाम में। जिन्होंने इस क्वेश्चन को लेकर के चैलेंज किया होगा तो उसका आंसर ठीक हो गया, लेकिन फाइनल आंसर की आई उसमें भी इसका आंसर सी माना हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने ठीक नहीं किया इसका आंसर, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, तराना जो था तिल्लाना ये तो कन्फर्म है ही है। बाकी ठुमरी जो है वो जावली में आएगी, लेकिन उन्होंने पदम मान लिया यहाँ पे, जो बिल्कुल गलत है। और किसी बच्चे ने इसके ऊपर आई थिंक चैलेंज नहीं डाला, तो इसलिए इन्होंने ठीक भी नहीं किया। फाइनल आंसर की में इसका आंसर भी एक गलत ही मेंशन होकर के आ गया, मतलब कि क्वेश्चन जो है गलत है, क्योंकि इसके हिसाब के ऑप्शन जो है इसमें कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा। तो थोड़ा बहुत हो रहा है ठुमरी को, नहीं सॉरी तराना को लेकर के, हमारा तीसरा ऑप्शन थोड़ा सा लग रहा है। बाकी थोड़ा गड़बड़ है लास्ट का सी और डी के अंदर, इन दोनों में। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे देख सकते हैं, बाकी ये गलत है। तो अगर आप छोड़ना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको जो ये नाम इधर दिए हुए हैं, ये मैंने आप लोगों को नोट्सों में लिखवाया भी हुआ है कि इनको क्या बोलते हैं कर्नाटक संगीत में। तो वो आप अपने नोट्स खोल करके देख सकते हैं कि अब आपको आइडिया लग गया होगा कि इस हिसाब का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आप इनको अच्छे से रीड आउट कर लेना, दिमाग में बिठा लेना इसको। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ 22। तो ये बात यहाँ पे हो रही है कि षड्ज और मध्यम ग्राम के शुद्ध स्वरों से कुल कितनी मूर्छाएं बनती है। अब इस षड्ज ग्राम की बात करते हैं तो हमारा हो गया कितने, सा रे गा मा पा धा नी। और मध्यम ग्राम की अगर बात करते हैं तो हो गया हमारा मा गा रे सा नी धा पा। षड्ज ग्राम सा से शुरू होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। मध्यम ग्राम जो है माँ से शुरू होता है। तो अब सा को मान करके मूर्छना करेंगे तो एक मूर्छना बन गई। उसके बाद रे को मान करके रे को सा मान करके करेंगे 2 मूर्छना, गा को सा मान के करेंगे 3 मूर्छना, इसको सा मान के करेंगे 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7। यानी षड्ज ग्राम से कितनी मूर्छनाएं बन गई, 7। ऐसे ही इसमें माँ को सा मान के करेंगे 1 मूर्छना हो गई, इसको सा मानेंगे 2, इससे 3, 4, 5, 6, 7,
इसमें भी कितने हो गए 7, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7 और 7 14। तो 14 कहाँ पे हमारा ये आ गया। तो षडज ग्राम और मध्यम ग्राम के शुद्ध सोनों से कुल कितनी मूर्छनाएं बनती है 14। अगर यहाँ पे ये बोल दिया जाता कि षडज ग्राम मध्यम ग्राम प्लस में गांधार ग्राम, ठीक है, इन तीनों से कुल कितनी मूर्छनाएं बनती है, तो क्या हो जाता, इसमें 7 और जुड़ जाता गांधार ग्राम वाला, तो कितना हो जाता 21। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अगर एक की बात करें कि एक कोई भी ग्राम का नाम दे देता है एग्जाम में कि षडज ग्राम, मान लो षडज ग्राम में दे दिया कि षडज ग्राम में कुल कितनी मूर्छनाएं बनती तो 7। अगर 2 ग्रामों के नाम दे दिए तो 14, तीनों के दे दिए तो 21। इसको ध्यान रख लेना आप लोग। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 23 उन्होंने दिया है संगीत सुधाकर निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या है। यानी संगीत सुधाकर जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ का ये टीका लिखी हुई है संगीत सुधाकर। ये जो टीका है किस ग्रंथ की टीका, किस ग्रंथ के ऊपर लिखी हुई है ये टीका, तो ये आप लोगों ने 6 यूनिट में इसके बारे में पढ़ा भी होगा, थोड़ा थोड़ा ध्यान भी आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये जो है किसके ऊपर लिखी है, संगीत रत्नाकर के ऊपर। तो संगीत रत्नाकर पे टोटल 2 टीकाएं लिखी गई थी। एक तो थी संगीत सुधाकर, किसने लिखी थी, सिंह भोपाल ने। कब लिखी थी, 14वीं शताब्दी में। उसके बाद दूसरी टीका कौन सी लिखी गई थी संगीत रत्नाकर के ऊपर, कलानिधि, ठीक है। ये किसने लिखी थी कलानिधि, कलीनाथ ने। और किस टाइम पे लिखी थी, 15वीं शताब्दी में। तो आगे से ध्यान रखोगे इस चीज को, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर समझ में आ गया होता अच्छी बात है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 24 है भास्कर बुआ बखले जो हैं, इसके बारे में शायद पहले भी चर्चा हो चुकी है। ये निम्नलिखित में से किनके शिष्य थे, मतलब कि जो भास्कर बुआ बखले हैं इनके गुरुओं के नाम बताने हैं। तो उन्होंने किन किन से सीखा है। सबसे पहले तो देखो अल्लाह दिया खां से तो उन्होंने सीखा है। ये जयपुर घराने के थे। इनके अलादिया खां के 2 पुत्र थे, मंजी खां और बुरजी खां, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बंदेली खां से भी सीखा था। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि भास्कर बुआ बखले ने इन दोनों से तो सीखा था। चलो ऑप्शन में देखते हैं, अब वही ट्रिक लगाते हैं कि बी और ई जहां पे दिया हुआ है, बी और ई इसमें नहीं दिया हुआ, तो ये हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। और इसके अलावा बी और ई, बी ई इसमें नहीं है तो ये भी कट हो गया। बी इसमें दे रखा है, बी ये रहा, ई ये रहा, तो बी ई इसमें भी नहीं है। तो मतलब कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। यानी बी सी और ई। तो क्या हुआ कि इन्होंने नथन खां से भी सीखा था। ऐसे भी आप करके इन क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं। तो आई वो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ 25। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इन रागों को मैच करवाना है। अब मैच करवाने से पहले अब थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आप लोगों को यहाँ हो जाता है तो एक मैं ट्रिक यहाँ बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने की। सबसे पहले तो ये तो बेसिक चीज आपको ध्यान तो रखनी पड़ेगी कि बिलास खानी जैसे राग है या कोई भी राग है वो किस थाट्स के अंतर्गत आता है। ये अगर याद है तो आप इजीली कर पाएंगे। तो बिलास खानी जो तोड़ी है, हाँ बिलास खानी तोड़ी जो राग है किस थाट के अंतर्गत आता है, भैरवी। अब भैरवी के स्वर क्या होते हैं, रे गा धानी क्या होंगे, कोमल हो जाएंगे। उसके बाद यमनी बिलावल जो है वो किस थाट में आएगा, बिलावल में। इसमें क्या हो जाता है बिलावल में,
क्या नाम है, दोनों माध्यमों का प्रयोग होता है, शुद्ध माध्यम और तीव्र माध्यम। निजोटी कौन सी थाट में आता है, खमाज में। मतलब क्या हुआ, इसमें नी कोमल लगेगा सिर्फ। उसके बाद शुद्ध कल्याण, ये कौन से थाट में आएगा, कल्याण में। और इसमें क्या हो जाएगा, सभी शुद्ध लगेंगे। क्यों लगेंगे, क्योंकि कल्याण जो है, शुद्ध कल्याण, इसके अंदर जो मध्यम है वो संपूर्णतः वर्जित रहता है। इसके आरोह में मध्यम और निषाद वर्जित रहेगा, और अवरोह में मध्यम वर्जित रहेगा। इसलिए इसकी जाति क्या हो जाएगी, ओडव षाडव, यानी मध्यम इसमें संपूर्णतः वर्जित है इस राग में। तब शुद्ध कल्याण की पहचान क्या होती है, कल्याण ठाट की पहचान क्या होती है, इसमें माँ तीव्र लगता है। क्लियर है। जब इसमें मध्यम ही पूर्णता वर्जित कर दिया तो इसका मामला खत्म, तो बच गए सारे स्वर जो शुद्ध हो गए इसमें। इसलिए क्या हो जाएगा कि शुद्ध कल्याण में सभी स्वर शुद्ध होंगे। अब चलो अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले बिलास खनी तोड़ी की बात करेंगे। और बिलास खनी तोड़ी जो है वो क्या नाम है, इसमें होगा रेगा धानी जो कोमल है, वो देखते हैं कि इसमें किस में दिया हुआ है। एक तो रे इसमें कोमल है, गा भी कोमल है, धा भी कोमल है, ये नी भी कोमल है। मतलब कि बिलास खानी तोड़ी जो है इससे मैच हो जाएगा। क्लियर। यमनी बिलावल जो है इसमें दोनों मध्यम लगेंगे, और दोनों मध्यम किस में लग रहा है, एक तो तीव्र मध्यम ये लग रहा है, एक शुद्ध मध्यम ये लग रहा है। मतलब कि यमनी बिलावल इसमें चला जाएगा। उसके बाद झंझोटी, झंझोटी में क्या है, खमाज ठाट से नी कोमल लगेगा। अब नी कोमल इसमें तो लग नहीं रहा, सी में, इसमें लग रहा है ये रहा नी कोमल, तो झंझोटी जो है इसके अंदर आ जाएगा। अब बच गया ये शुद्ध कल्याण, इसमें सभी शुद्ध मैंने बताए थे, शुद्ध इसी में आ रहे हैं, बाकी किसी में नहीं आ रहे। अब क्या हो गया, ए किस में मिल गया, सेकंड में। तो ए सेकंड में किस में मिल रहा है, तो नीचे ऑप्शन में देख लेते हैं। ए का सेकंड इसमें भी नहीं है, ए का सेकंड इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब पता चल गया होगा आप लोगों को। अगर सिर्फ एक यानी बिलास खनी तोड़ी का अगर मैं एग्जांपल ले लूं, वो किस में मैच हो रहा है, बी के अंदर, यानी बी का क्या आएगा, फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट किस में है, इसमें। अगर आपको एक राग के बारे में भी पता है तो बी का फर्स्ट इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, और ना इसमें है। अगर एक राग के बारे में भी अगर आपको पता है तो भी आप आंसर के नजदीक तक पहुंच सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए यहाँ पे। तो यानी इस पेपर के 25 क्वेश्चन पहले हमारे हो गए थे, जो सबके लिए कॉमन पेपर आता है वो। उसके बाद हिंदुस्तानी म्यूजिक के ये 25 क्वेश्चन फिर हो गए, तो टोटल हमारे जो हैं 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। आगे मैं अगली वीडियो में कवर करवाऊंगा, वरना ये वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन भले मैंने करवाए हो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, लेकिन ये है कि आपको सॉलिड अच्छे से समझ में आई, एक एक चीजें मैंने अच्छे से खोल करके समझाई है। तो अगर आपको ये सब चीजें अच्छी लगी हैं, समझ में आई है, तो एक लाइक जरूर बनता है, आप जरूर लाइक करिएगा, और कमेंट करके थोड़ा बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, पेपर सोल्व करवाने का तरीका कैसा लगा है, ताकि आप लोगों के फीडबैक से मैं भी थोड़ा मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो जोर लेकर के आता रहूँ। ठीक है, तो अभी क्लास ज्यादा लंबी ना करते हुए मैं इसको यहीं पे पॉज करता हूँ क्लास को। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास के, इस क्लास के बाद अगली क्लास को कल तक मैं क्या नाम है यूट्यूब पे आ जाएगी, तो आप देखते रहना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं, तो बच गए हमारे 50 क्वेश्चन और। तो हो सकता है कि अगली क्लास में मैं सारे कंप्लीट एक साथ कवर कर दूं, या अगर नहीं हो पाया तो 25-25 की 2 वीडियो और बन जाएगी, तो इसमें हमारा कंप्लीट पेपर सोल्व हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं अभी।